बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 150, यूनिट 8 न्यूट्रिशन, और टॉपिक हमारा है टेबल ऑफ माइनर मिनरल्स एंड मेजर मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। ये टेबल है जहाँ तमाम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मेंशन किया है, फिर हर एक का अपना एक फंक्शन है। टेबल 8.1 पेज 150, रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इन प्लांट्स। अच्छा, अब न्यूट्रिएंट्स एक साइड पे, मैक्रो ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है जो मैक्रो हैं, जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर रोल इन प्लांट्स लाइफ के, प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, और हमने इस प्रोसेस को क्या कहा था, हमने इसको मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहा था। तो ये प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशन है कि हर एक माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का रोल या फंक्शन क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और रोल इन प्लांट लाइफ। पहला जो हमारे पास मैक्रो या मेजर मिनरल है या न्यूट्रिएंट है, उसको हम कहते हैं कार्बन। कार्बन का सिंबल है C। कार्बन, और ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद हो, मेजर हिस्सा। तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं। तो इन चीज़ों में क्या है, ये कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है, जिस तरह ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, प्रोटीन्स हैं, तो उनमें हाइड्रोजन भी पाया जाता है। फिर है ऑक्सीजन, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है। उसके अलावा नेसेसरी फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। अगर आपको एरोबिक रिस्पायरेशन याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होती है उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, और फूड से एनर्जी मिलती है हमें। फिर तो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। फास्फोरस P, फास्फोरस इसलिए ज़रूरी है, कंपाउंड ऑफ ATP। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हैं जो पेंटोज शुगर के साथ क्या है, वो बॉन्ड बनाते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड DNA या RNA। न्यूक्लिक एसिड क्या है, DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA और DNA में फास्फेट, फास्फोरस पाया जाता है। एंड कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या है, हमने यूनिट 6 एंजाइम में पढ़ा था कोएंजाइम। तो कोएंजाइम के लिए ये जो है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है, जो एंजाइम को ऑन या ऑफ करते हैं। तो कोएंजाइम, फास्फोरस जो है वो कोएंजाइम का काम करता है, न्यूक्लिक एसिड में भी है, ATP में भी है। नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, जब हम जब सीड ज़मीन में सीड बोते हैं तो कुछ अरसा बाद वो सीड आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से एक छोटा सा सीडलिंग, एक छोटा सा पौधा निकल आता है। जो डोरमेंट जो एम्ब्रियो होता है वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन क्या है, द प्रोसेस by means of which the inactive embryo becomes active। कब एक्टिव होगा, आफ्टर प्लेसिंग इट इन द सॉइल एंड गेटिंग सूटेबल कंडीशन। जिस तरह कंडीशन क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, फिर ऑक्सीजन है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। अगर ये चीज़ें मौजूद हो तो सीड, उसमें जो एक छोटा सा एम्ब्रियो जो डोरमेंट, जो ख्वाबीदा होता है, जो इनएक्टिव होता है, वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो सीड की जर्मिनेशन को स्टार्ट करने के लिए फास्फोरस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी फास्फोरस इस्तेमाल होता है। पोटाशियम, पोटाशियम इसका K सिंबल है। रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था यूनिट 7 में कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके साथ साथ पोटाशियम आयन की अगर आपको फंक्शन याद हो, हमने पढ़ा था कि पोटाशियम आयन वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। अच्छा, इसके अलावा रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स से पानी का जो इवापोरेशन है वो कम करता है। बाय ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो फिर पानी इवापोरेट नहीं होगा। तो पोटाशियम ये क्या करता है, reduces water loss from the leaves। नेक्स्ट नाइट्रोजन N। नाइट्रोजन क्या है, पार्ट ऑफ प्रोटीन्स है। प्रोटीन में नाइट्रोजन मौजूद है, जो अमाइनो एसिड है उनमें नाइट्रोजन मौजूद है। इसके अलावा हार्मोन्स के अंदर
हार्मोन्स किस चीज़ से बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन्स किस चीज़ से बने हैं? प्रोटीन्स के जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो हमने पढ़ा अमाइनो एसिड्स में या प्रोटीन में नाइट्रोजन है, तो हार्मोन्स में ऑलमोस्ट अमाइनो एसिड्स होंगे या फिर नाइट्रोजन उसमें होगा। क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन मौजूद है, फिर वाइटामिन में भी और एंजाइम्स में नाइट्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर इज पार्ट ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड प्रोटीन के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। अब अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में सल्फर भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो अमाइनो एसिड जब लिंक करते हैं तो वो एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन के अंदर सल्फर है, वाइटामिन में भी है और एंजाइम में भी सल्फर मौजूद है। हमने पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स और इस तरह स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के लिए ये न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है। तो प्रोटीन्स भी बायोमोलिक्यूल्स है, वाइटामिन भी और एंजाइम्स भी बायोमोलिक्यूल्स है। फिर इनकी कम्बिनेशन से, मतलब बहुत चीज़ों की कम्बिनेशन से हम कहते हैं फिर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। कैल्शियम। कैल्शियम Ca एक्टिवेट्स एंजाइम। हमने पढ़ा था एंजाइम एक्टिवेटर है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स। प्लांट्स का जो सेल वॉल है स्पेशली उसमें कैल्शियम जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। मतलब प्लांट्स का सेल वॉल, उसका जो स्ट्रक्चर है। और भी चीज़ें हैं हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। उसमें एक जो बेसिक चीज़ है वो कैल्शियम भी है। इसके अलावा कैल्शियम क्या करता है? रेगुलेट्स वाटर मूवमेंट इन द सेल्स। सेल्स के अंदर वाटर की मूवमेंट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। एक सेल में पानी ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तो एक सेल से दूसरी सेल में पानी बिकॉज ऑफ कैल्शियम चला जाता है। हमने पढ़ा था पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, इसके जो है गेट्स या फिर पंप्स होते हैं, तो वो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। आगे जाकर हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, सब कुछ हम पढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम क्या है? सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद है, फिर उसके आसपास नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों क्लोरोफिल का क्या है? पार्ट है। इसके अलावा मैग्नीशियम एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम, एंजाइम एक्टिवेटर का भी काम करता है। तो ये मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उनका रोल है इन प्लांट्स लाइफ। नेक्स्ट जो सेकंड है इसी पेज पे, वो है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स जो लेस क्वांटिटी में, मतलब 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम जो रिक्वायर्ड है, उनको हम क्या कहते हैं? वो माइक्रो है। और मैक्रो क्या है? वो 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ वेट रिक्वायर्ड है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है। और ये कितने हैं मैक्रो? ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबर है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इन नंबर है। अच्छा, इसमें पहला जो है आयरन है, Fe। आयरन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आयरन, जहाँ हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट रिक्वायर्ड है, तो उसके साथ साथ अदर न्यूट्रिएंट्स में, अदर मिनरल्स में आयरन भी रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। कहीं एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है, कोई और काम करता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आयरन रिक्वायर्ड है। फिर एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फिर मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम क्या करता है? MO, मोलिब्डेनम पार्ट ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें मोलिब्डेनम मौजूद है। जिस तरह अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। जिस तरह ग्लूकोज है तो C6H12O6। इस तरह एंजाइम्स के जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम प्रोटीन से बने हैं। हमने पढ़ा था टर्शरी प्रोटीन से बने हैं। तो एंजाइम प्रोटीन से बने हैं और फिर प्रोटीन के अंदर मतलब मोलिब्डेनम जो है एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। डेट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू एमोनिया, पार्ट ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम का नाम, वो एंजाइम कौन सा है? डेट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू एमोनिया, जो कि नाइट्रेट्स को NO3 को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? NH4, अमोनिया में। तो नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, उस एंजाइम के स्ट्रक्चर में मोलिब्डेनम मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट है बोरान, इम्पोर्टेंट फॉर सब शुगर ट्रांसपोर्ट। बोरान क्या करता है? शुगर या ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए बोरान रिक्वायर्ड है। अच्छा, लीव्स के अंदर ग्लूकोज से बनता है, फिर वो ग्लूकोज बहुत मुख्तलिफ पार्ट्स तक वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए बोरान रिक्वायर्ड है। इसके अलावा सेल डिवीजन के लिए और सर्टन एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स
के लिए क्या है, ये बोरान रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा सेल डिवीजन को भी ये परफॉर्म करता है, मतलब सेल डिवीजन भी बोरान की वजह से होती है। कॉपर क्या है, रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेवरल एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। तो मुख्तलिफ एंजाइम को फंक्शनल बनाने के लिए कॉपर रिक्वायर्ड है। मैंगनीज Mn इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। इसके अलावा रिस्पायरेशन और नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए, रिस्पायरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मतलब रिस्पायरेशन में भी मैंगनीज रिक्वायर्ड है, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं, फिर उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, मतलब नाइट्रोजन वो क्लोरोफिल बनता है, तो वहाँ पर भी नाइट्रोजन है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन वगैरह है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए या मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए भी ये मैंगनीज रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जिंक Zn रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ मनी एंजाइम एक्टिवेटर है। इसके अलावा क्लोरीन है Cl इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। क्लोरीन का क्या करता है, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये क्लोरीन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, तो ऑस्मोसिस के लिए क्लोरीन रिक्वायर्ड है। निकल रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, उसी तरह नाइट्रोजन को मेटाबॉलिज्म, मतलब नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए ये निकल रिक्वायर्ड है। नाइट्रोजन को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कंबाइन करता है, तो प्रोटीन्स बनाते हैं, एंजाइम बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर, तो ये नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए निकल रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास टेबल था, रोल हर एक माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट का रोल प्लांट्स की लाइफ में या प्लांट्स की बॉडी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पेज 151 पे हमने माइनर और मेजर मिनरल या न्यूट्रिएंट्स को हमने पढ़ा। अब कुछ 2-3 हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स और उनका रोल। तो फर्स्ट जो न्यूट्रिएंट हमारे पास है वो है नाइट्रोजन। रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सबसे पहले यू हैव नोटिस्ड इन टेबल 8.1 दैट नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। हमने पढ़ा प्रोटीन का एक कंपोनेंट है, हार्मोन्स का एक पार्ट है, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन है। यहाँ पर ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ये मैग्नीशियम सेंटर में है और उसके चारों साइड पे क्या है, नाइट्रोजन मौजूद है, तो क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन है। इसी तरह वाइटामिन्स में भी है एंड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स लाइफ के लिए जो एंजाइम या क्लोरोफिल जो मौजूद है प्लांट्स में, तो उनके चीज़ों के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। नाइट्रोजन को मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट करना, इसको हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो क्या करता है, इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। स्टेम और लीफ की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। अगर क्लोरोफिल नहीं बनता, नाइट्रोजन नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा या फिर कम क्लोरोफिल, इनसफिशिएंट क्लोरोफिल होगा, तो प्लांट्स की ग्रोथ पे उसका असर होगा। तो ये नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म किस चीज़ के लिए मेजर फैक्टर है, स्टेम और लीफ की ग्रोथ के लिए। अच्छा, टू मच नाइट्रोजन सप्लाई कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन। अगर नाइट्रोजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, ये रोल था कि हार्मोन्स के लिए रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल के लिए, एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। अब अगर नाइट्रोजन की मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अगर मौजूद है प्लांट्स के लिए, सॉइल में बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल जो लेवल है रिक्वायरमेंट जो मतलब प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है, अगर उस लेवल से अगर ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन। तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन क्या करता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स की प्रोडक्शन को क्या करता है, डिले करता है। मतलब डिले, देर से फ्लावर्स लगते हैं प्लांट्स के अंदर और उसके बाद वो फ्लावर जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो अपना जो उनका टाइम होता है वो स्पेसिफिक टाइम पे नहीं पहुंचती, डिले मतलब देर से आते हैं।
और फिर वो फ्रूट्स वो उनकी क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, साइज़ में भी फ़र्क होता है, तो डिले करता है फ्लावरिंग और फ्रूट्स प्रोडक्शन को। डिफिशियंसीज ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस ईल्ड। अब अगर नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो फिर क्या होगा, रिड्यूस ईल्ड। ईल्ड मतलब पैदावार। जो मुख्तलिफ फसलें हैं, फिर मुख्तलिफ जो क्रॉप्स वगैरह है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल राइस है या फिर उससे वीट है, गंदम है, या फिर मेज़ है, फिर कोई और इस तरह क्रॉप्स हैं जो हमें फूड और एनर्जी देते हैं, फिर कोई भी मतलब फ्रूट्स हम जो है जो हम ग्रो करते हैं, तो उनके लिए अगर नाइट्रोजन की कमी हो सॉइल में तो फिर क्या होगा, रिड्यूस द ईल्ड्स, मतलब फ्रूट्स फ्लावर्स कम पैदा होंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये क्या है, नाइट्रोजन ये क्लोरोफिल का एक हिस्सा है, तो अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो फिर कम क्लोरोफिल बनेगा। अगर कम क्लोरोफिल बनता है तो उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा और प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो भी पेल येलो इन कलर होंगे। तो इसको हम कहते हैं काजेज येलोइंग ऑफ द लीव्स एंड स्टंटेड ग्रोथ। ग्रोथ पे भी असर पड़ता है क्योंकि हमने पढ़ा नाइट्रोजन क्या करता है प्लांट्स में लीफ और स्टेम की ग्रोथ के लिए मेजर फैक्टर है। तो लीव्स की येलोइंग होती है, इसके साथ साथ स्टंटेड ग्रोथ मतलब कम ग्रोथ। ग्रोथ में क्या आता है, कमी आती है। तो इसको हम कहते हैं ये नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। अच्छा, तो रोल ऑफ नाइट्रोजन हम प्लांट्स की लाइफ में पढ़ते हैं कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन का रोल क्या है। सबसे पहले नाइट्रोजन क्या है हमने पढ़ा, नाइट्रोजन इज अ मैक्रो एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है, इट इज अ मैक्रो एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है, ये मैक्रो एलिमेंट है, मतलब मेजर मिनरल जिनको हमने पढ़ा उनमें से एक नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन इज मेजर या मैक्रो एलिमेंट। अब इट इज अब्जॉर्ब्ड इन, किस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्ड एज इन्वायरमेंट से किस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन ऑब्टेन या एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत सारे मतलब फॉर्म्स हैं, जिस तरह हम कहते हैं या नाइट्रेट्स की शक्ल में या नाइट्राइट्स की शक्ल में और इसके अलावा अमोनियम साल्ट की शक्ल में। ये ऐसे फॉर्म्स हैं जो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब नाइट्रेट्स इन O3, नाइट्रेट्स इन O3, नाइट्राइट यहाँ ए है और इसके यहाँ पर आर के बाद आई है, नाइट्राइट है, नाइट्राइट इन O2 और एमोनियम साल्ट्स इन H4। तो ये सब अच्छा, तो प्लांट्स जो है सॉइल से या इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन इन तीनों फॉर्म्स में प्लांट्स लेते हैं। इज नाइट्रोजन गैस प्लांट्स जो है इसको नहीं ले सकते क्योंकि प्लांट्स की ये नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन गैस की शक्ल में हो तो फिर ये हाईली जो है नॉन रिएक्टिव है, तो प्लांट्स फिर वो नहीं ले सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती, उसके मेटाबॉलिज्म नहीं होती। पहले ये नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में या नाइट्राइट में या फिर एमोनियम में, और इस प्रोसेस के लिए ज़मीन में क्या है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, स्पेशली बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। उन बैक्टीरिया का काम क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्राइट में या फिर एमोनियम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये फॉर्म्स ऐसे हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, तो प्लांट्स फिर वहाँ से सॉइल से लेते हैं। तो ये एब्जॉर्ब एज प्लांट जो है इसको एज नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, तो फिर प्लांट जो है इन तीन फॉर्म्स में नाइट्रोजन लेते हैं, फिर यहाँ से नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट या फिर एमोनियम साल्ट से नाइट्रोजन वो अलग करते हैं और फिर उसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं, मुख्तलिफ उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है
किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब नाइट्रोजन का रोल क्या है, प्लांट्स की लाइफ में क्यों रिक्वायर्ड है, रोल या फिर रिक्वायरमेंट, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन प्लांट्स में कहाँ यूटिलाइज होता है, या इसका रोल प्लांट्स के लिए क्या है। सबसे पहले वो सेल्स जहाँ ग्रोथ का काम होता है, मतलब जिसको हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा था, उनमें रिक्वायर्ड है। और उसके बाद जहाँ हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन को प्लांट्स नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स हैं उनमें रिक्वायर्ड है। कहाँ पर रिक्वायर्ड, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, जो सेल डिवीजन करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसके अलावा मेटाबॉलिक सेल्स, ऐसे सेल जहाँ पर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, सब्सटेंसेस बनते हैं या फिर सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है। तो नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म जहाँ होती है, जिन सेल्स में मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो उन सेल्स में नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। और इसका रोल क्या है, तो सबसे पहले इट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका पार्ट है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला रोल है जैसे प्रोटीन्स है, अगर हम एग्जांपल ले लें, प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। किस चीज़ से बने हैं, अमाइनो एसिड्स से, और अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। अब अमाइनो एसिड्स क्या क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन से क्या क्या बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं हार्मोन्स, प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम्स वगैरह। तो प्रोटीन्स के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए अमाइनो एसिड्स जब बनते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है। अब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं, तो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इन प्रोटीन से एंजाइम्स भी बनते हैं, इन प्रोटीन से हार्मोन्स भी बनते हैं। इसी तरह इन प्रोटीन्स की वजह से नए सेल्स भी बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है। और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के अंदर अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको याद हो एटीपी का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो नाइट्रोजीनियस बेस में क्या मौजूद है, वहाँ पर भी नाइट्रोजन मौजूद है एटीपी सिंथेसिस में। और कहाँ पर, जहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस है, उन नाइट्रोजन बेसिस में नाइट्रोजन चूँकि मेन कंपोनेंट है, इस वजह से वहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए में हमने पढ़ा, स्टार्ट में हमने पढ़ा ये चीज़ें क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पार्ट से एनर्जी देते हैं। न्यूक्लिक एसिड के पार्ट अगर आपका, हमने स्टार्ट में इसेंशियलिटी की क्राइटेरिया हमने उसको पढ़ा था, जो न्यूक्लिक एसिड पे के लिए भी रिक्वायर्ड है। और वो क्या है, डीएनए आरएनए, इनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है। और इसके साथ साथ प्रोटीन्स को हमने पढ़ा, एड हम यहाँ पर एक और करते हैं, हार्मोन्स, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल के अलावा हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स को हम कहते हैं दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स हैं। बॉडी में मैसेजेस जो है वो डिलीवर कर रहे हैं बिटवीन द सेल्स, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जितना भी नर्वस सिस्टम है उसमें मैसेज ट्रांसपोर्ट करना ये प्रोटीन इन हार्मोन्स का काम है। क्या इनको हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। ऐसे केमिकल्स हैं जो कि किसी भी पार्ट को, किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गन को फंक्शन के लिए एक्टिवेट या फिर इनको उसको इनहेबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट या उसका रोल है। अच्छा, अब अगर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी हो, या सबसे पहले हम पढ़ते हैं टू मच नाइट्रोजन, टू मच सप्लाई। अगर नाइट्रोजन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो, टू मच सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, तो फिर उसका प्लांट्स के ऊपर क्या असर होता है। तो हमने पढ़ा कि टू मच सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन काजेज delaying of flowers and fruits। फ्लावर्स और फ्रूट्स के लिए एक ख़ास उनका टाइम होता है। अब अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है तो किसी भी तरीके से वो फ्लावर्स और फ्रूट्स की फॉर्मेशन को डिले करता है, रोकता है, फिर सप्रेस करता है फ्लावर्स और फ्रूट्स की फॉर्मेशन को। तो टाइम अपना जो उसका एक ख़ास टाइम होता है वो गुजर जाता है, लेकिन फिर भी फ्लावर्स और फ्रूट जो है वो टाइम पे नहीं आते, डिले मतलब लेट आते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी फ्रूट्स का एक ख़ास, हर एक फ्रूट का एक ख़ास टाइम होता है, हर एक जो है वेजिटेबल या क्रॉप्स के ख़ास टाइम्स होते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमने देखा होगा कि ट्रीज़ में फ्लावर्स लेट बनते हैं, उनका टाइम गुजर जाता है, फिर देर से वो फ्लावर्स बनते हैं, फिर उनके जो फ्रूट्स हैं वो भी छोटे होते हैं, साइज़ भी जो छोटा होता है, और फिर वहाँ वो जो है क्वालिटी और टेस्ट में भी फ़र्क होता है। तो टू मच सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं, डिले करता है फ्लावर्स और फ्रूट्स की फॉर्मेशन को। अब अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, सॉरी अगर कम हो, डिफिशिएंसी हो, डिफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी, डिफिशिएंसी सिम्टम्स। हमें किस तरह पता चलेगा कि नाइट्रोजन की कमी है। तो कुछ सिम्टम्स हैं, जिस तरह हर एक बीमारी के कुछ अलामात होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जो है आसानी से तशख़ीस करता है कि कौन सी डिजीज़ है। तो प्लांट्स में भी अगर ख़ास चीज़ों की कमी आ जाए तो उनके सिम्टम्स फिर अपीयर होते हैं। अब अगर डिफिशिएंसी सिम्टम्स है तो पहले हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स उनकी स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के लिए क्या करता है, मेजर फैक्टर है। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की कमी है तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ में कमी आती है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या है, लेस ग्रोथ। नॉर्मल जो एक प्लांट ग्रो करता है तो लीव्स, स्टेम वगैरह की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो पहला डिफिशिएंसी का जो है पहला सिम्टम ये हुआ। नेक्स्ट डिफिशिएंसी सिम्टम क्या होगा, अगर नाइट्रोजन की कमी आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट डिफिशिएंसी सिम्टम ये होगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी भी है, स्टार्ट में हमने लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल में रिक्वायर्ड है जो एम्ब्रियोनिक है, प्लांट्स की ग्रोथ में इजाफा करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ अगर आपको याद हो। तो अगर नाइट्रोजन की कमी है तो फिर क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा। फिर हमने पढ़ा मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। अगर अब नाइट्रोजन की कमी है तो फिर क्या होगा, स्लोअर मेटाबॉलिज्म या स्लो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो स्लो होंगी। इसके अलावा एक स्पेशल हमने पढ़ा था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, या हमने डिस्कस किया इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। प्रोटीन्स फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होता है, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में भी। अब अगर नाइट्रोजन की कमी है तो क्लोरोफिल कम बनेगा, फिर जब इनसफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल है तो हम कहते हैं येलोइंग ऑफ द लीव्स काज करता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, येलोइंग ऑफ द लीव्स, लीव्स का कलर
येलो हो जाता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। और ये येलो क्यों लीव्स हो जाते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल की जब कमी आती है नाइट्रोजन की वजह से तो लीव्स का कलर वो येलो हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरोसिस। येलोइंग ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस क्या है? इनसफिशिएंसी या लेस क्लोरोफिल प्रोडक्शन। क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। अब अगर क्लोरोफिल कम है तो फिर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी कम होगा, तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे या फिर इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे भी इसका असर होगा। सो इट विल रिजल्ट इन स्लो या लेस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन या लेस फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन नहीं है तो क्लोरोफिल में कमी आती है और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। उसके साथ साथ लेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन, लेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन होगी। फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो कम बनेंगे अगर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी है। अब ये डिफिशिएंसी क्यों आती है? ऑल्दो कोई भी जो सॉइल है, लैंड है, फर्टाइल होगा, जरखेज़ होगा, लेकिन उस पे बार बार हम प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, मुख्तलिफ फसलें हम उगाते हैं, तो वहाँ से वो प्लांट्स इन चीज़ों को बार बार लेते हैं। फिर किसी भी टाइम जो है ज़मीन में इन चीज़ों की कमी आ सकती है। तो अगर इन चीज़ों की कमी आ गई, अगर सपोज़ नाइट्रोजन की कमी आ गई, तो ये डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन में कम हो रहा है।